ठीक। Hello students, good evening. I'm back again with another topic, development of English literature. So it's about Renaissance period, how uh, we see Spencerian stanza in Renaissance period, and it came in Romantic revival, then in Victorian and later periods. So now we have key features of Spencerian stanza. So before we go to key features of Spencerian stanza, तो हम देखते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था स्पेंसरियन स्टैंजा के बारे में। तो स्पेंसरियन स्टैंजा जो है इट वाज क्रिएटेड बाय ओरिजिनेटेड बाय एडमंड स्पेंसर। आपको पता है एडमंड स्पेंसर का नाम पहले भी क्लास में आपको बता चुके हैं। ये बहुत ही फेमस नाम है और ये नाम है एक ऐसे एपिक राइटर का, इनकी एक एपिक है जिसका नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। तो इन्होंने एक एपिक लिखी है, 6 बुक में लिखी गई थी, इन 6 बुक। ये देखिए, ये जो फैक्ट्स मैं आपको बीच बीच में बताते चलता हूं, तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप नोट करेंगे और याद करके रखेंगे तो जब भी आप राइटिंग करेंगे और इन चीजों को आप वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आंसर जो चेक करता है ना, जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी उसके सामने आती है, आंसर चेक करता है, तो बहुत खुश होता है कि आपने डीप में जाके अच्छे से पढ़ाई करी है। पढ़ने का मतलब सपोज दैट आई डिलीवर सम लेक्चर एंड यू लिसन एंड यू फॉरगेट, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो भी सुना वो कितना आपको याद है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पीपीटी के माध्यम से चीजें दी गई हैं और जो चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको भी आप नोट करते जाइएगा। वीडियोस तो पढ़े ही रहेंगे, वीडियोस आप आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम इसको देखें, स्पेंसरियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर के नाम से ही पड़ा है। ये 9 लाइन स्टैंजा होता है जो है। और स्पेंसर के बारे में अगर हम कहें तो जो है रेनेसा पीरियड जो इंग्लैंड में था, या रेनेसा के साथ साथ शेक्सपियरियन पीरियड भी ये बिलोंग करते थे, एडमंड स्पेंसर साहब, और बड़े ही फेमस पोएट थे। इनकी फेरी क्वीन, इसके बारे में हमने बता दिया, ये काफी फेमस इनका एपिक था। इन्होंने बहुत सारे पेस्टोरल पोएम्स भी लिखे हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे, पेस्टोरल पोएट्री भी ये बहुत लिखा करते थे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि स्पेंसरियन स्टैंजा आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब स्पेंसर ने खोज लिया, ये भी आप जान गए। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने कि वास्तव में स्पेंसरियन स्टैंजा स्पेंसर ने सबसे पहले कहां यूज किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में आप लिखेंगे भी कि स्पेंसरियन स्टैंजा वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर इन हिज पोयम, उनकी पोयम में, इपिक पोयम जिसका नाम क्या है, द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो कि 1590 से 96, देखिए यहाँ पे डेट में आपको 90 से 96 लिखा है, तो आप सोचेंगे कि सर ये 6 साल कैसे लगातार पब्लिश हुई। तो इट मींस ये बुक फॉर्म में पब्लिश हुई, तो अलग अलग बुक्स, जैसे पहली 3 बुक इनकी जो है वो 1590 में आई थी और दूसरी 3 बुक जो है वो 1596 में आई थी। इसलिए ओवरऑल जो है 3+3 बुक को मिला करके 6 बुक को कहा जाता है। पूरा 97 बुक इनकी इनकम्प्लीट रह गई थी। माना जाता है कि इनका एक कासल था, महल, जो आयरलैंड में भेजे गए थे ना, सरकार के द्वारा गए थे आयरलैंड, तो आयरलैंड में ये रहते थे। आयरलैंड में इनको एक महल मिला था जो है, जिसका नाम क्या था, महल का कोई बताएगा, महल का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम, किलकोलमैन, किलकोलमैन कासल। तो किलकोलमैन कासल में इनको जो है, किलकोलमैन कासल, वहां पे माना जाता है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे उस समय आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए काफी रिवोल्यूशन चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, तो कुछ विद्रोही लोग जो थे उन्होंने अटैक कर दिया और उनके घर को आग लगा दिया, और ये बेचारे कैसे भी अपना परिवार, बीवी बच्चे लेके भागे, अपनी जान बचाई इन्होंने। माना जाता है फेरी क्वीन की बाकी किताबें जो इन्होंने एपिक लिखा, एपिक पीछे क्लास में आपको एपिक का वीडियो रखा हुआ है, आप कोर्स में जाइए, एपिक का वीडियो देखिएगा जरूर। तो मैंने आपको वहां पर बताया कि एपिक, जो प्रॉपर एपिक होता है वो कितने बुक में होता है, 12 बुक में। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 6 बुक ही है, तो ये एपिक कैसे हो गई फेरी क्वीन? नहीं, ये एपिक का ही पूरा प्लान था इनका लिखने का, लेकिन इट इज सपोज दैट
सम बुक्स ऑफ फेरी क्वीन वर बर्न, वो जल गई थी वहां पर जब इनका कासल जलाया गया था, ये महल जलाया गया था, तो वहीं पर ये क्या हो गई थी, जल गई थी। तो आइए फिलहाल हम इनको आगे पढ़ेंगे। और यही फेरी क्वीन की जो इनकी उपलब्धता थी, इनका जो कह सकते हैं कि जो फेम, इनको नेम और फेम मिला, इतना मिला कि इनको इसको नेशनल इपिक कहा गया इंग्लैंड का। फेरी क्वीन को नेशनल इपिक कहा गया। तो अब आप समझ सकते हैं किसी बुक को अगर जो है इपिक को नेशनल इपिक कहा जाए तो कितना जो है उसका प्रभाव पड़ता है। इसके इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो इन्फ्लुएंसेस इसके काफी हैं। स्पेंसर ने जो है ये जो इंस्पिरेशन लिया था वो इटली का आठवां राइमा के बारे में पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि आठवां राइमा जो है इटली में ओरिजिनेट हुआ था। और राइम रॉयल स्टैंजा जो है, राइम रॉयल स्टैंजा जो कि 7 लाइन स्टैंजा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आठवां राइमा मतलब 8 लाइन्स और राइम रॉयल मतलब 7 लाइन्स। राइम रॉयल 7 लाइन्स। फॉर द फर्स्ट टाइम राइम रॉयल स्टैंजा इन इंग्लिश वाज यूज्ड बाय जेफरी चासर। जेफरी चासर ने इसको यूज किया था, इसलिए इसको चौसरियन स्टैंजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चौसरियन स्टैंजा। हालांकि इसके पहले इसको यूज किया था किसने, राइम रॉयल को सबसे पहले किसने यूज किया था, किंग अल्फ्रेड ने। किंग अल्फ्रेड ने यूज किया था, इसीलिए किंग के नाम से रॉयल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग मतलब होता है राजा, राजा को हम रॉयल भी कहते हैं। तो इसीलिए रॉयल राइम मतलब राजा की राइम, इसीलिए इसको कहा गया राइम रॉयल स्टैंजा। क्या कहा गया, राइम रॉयल स्टैंजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनता है। वैसे भी आपको जानकारी एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू मस्ट नो कि चौसरियन स्टैंजा क्या होता है, आठवां राइमा क्या है, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं और ये आपको आना ही चाहिए। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो चूंकि हम स्पेंसरियन स्टैंजा की बात कर रहे हैं तो स्पेंसर ही रेनेसां पीरियड में हमको मिलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात होगी इसकी शुरुआत भी कहां से मिलेगा, आपको रेनेसां से ही मिलेगा। क्योंकि जो ओरिजिनेटर है उसके पहले तो कोई चीज मिलेगी नहीं, ओरिजिन जहां से हुआ वहीं से मिलेगा। तो रेनेसां पीरियड में ये हमारा 16th सेंचुरी में आप देखेंगे तो स्पेंसरियन स्टैंजा जो है वो बहुत ही एकदम सिंपल था, फ्लेक्सिबल था और इसमें ग्रैंडर बहुत था, बहुत शानदार हुआ करता था। तो इसमें स्पेशली जो देखें तो जो स्पेंसर जो है अपने पैस्टोरल पोएम्स लिखा करते थे, तो पैस्टोरल पोएम्स को एलेबरेट करने के लिए उन्होंने इस टाइप का स्टैंजा फॉर्म निकाला था। 9 लाइन का स्टैंजा काफी बड़ा बड़ा होता है ना, समझने में आसानी हो जाती है क्योंकि रिदम क्रिएट करना पड़ता है, वो रिदम क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता है। तो 9 लाइन स्टैंजा काफी उसमें हेल्प करता है क्योंकि ये एक प्रकार का जितना लंबा होता जाएगा उतना क्या होता है, हमें कंटेंट को वहां रखने में आसानी होती है। 2 लाइन में कोई चीज कहनी हो और कोई चीज आपको 9 लाइन में कहनी हो तो किसमें आप ज्यादा आसानी से कह पाएंगे, 9 लाइन में आप आसानी से कह पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अब ये रोमांटिक रिवाइवल में हम अगर देखें तो रोमांटिक्स में हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि इन रोमांटिक रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें 2 राइटर ऐसे मिलते हैं खास करके जिन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा को बहुत ज्यादा फॉलो किया, स्पेंसरियन स्टैंजा को। तो वन वाज लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन का नाम आप मत भूलिएगा, इनका पूरा नाम है जॉर्ज गॉर्डन बायरन। जॉर्ज गॉर्डन बायरन, लॉर्ड इनको उपाधि मिली थी बाद में तो इसलिए लॉर्ड बायरन कहे जाते हैं। तो जॉर्ज गॉर्डन बायरन महोदय थे। दूसरा नाम आप मत भूलिएगा, इट वाज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जिनको क्या कहा जाता है, जॉन कीट्स को कहा जाता है लेट रोमांटिक पोएट। लेट रोमांटिक पोएट कहलाते हैं, ये रोमांटिक एज में आए थे। जॉन कीट्स, पीबी शेली, ये सब नाम हमेशा आप याद रखेंगे और पीबी शेली ने भी इसका यूज किया है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो लॉर्ड बायरन की एक इपिकल पोएम है चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज, ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी, इसको इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा हुआ है। और कीट्स की द ईव ऑफ सेंट एग्नस। तो जब हम कीट्स की बात करते हैं तो कीट्स इज नोन फॉर हिज ओड्स, ये अपने ओड्स के लिए जाने जाते हैं कीट्स। इनके ओड जब मैं पढ़ा रहा तो मैंने आपको बताया था कि इनके 6 ग्रेट ओड्स, 6 ग्रेट ओड्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
कहीं कहीं 7 भी देता है, +1 कर देता है, लेकिन बेसिकली इनके 6 बहुत बड़े ओट्स है। तो वहां पर मैंने 6 के नाम आपको दिए हुए हैं, तो उसको आप एक बार वीडियोस में जाके ओट्स को देख लीजिएगा। तो ये 2 एग्जांपल आप याद रखिएगा। समवन आस्क यू कि आप बताइए स्पेंसर स्टैंजा जिसमें यूज किया होगा, ऐसे 1-2 पोएम के नाम बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे लॉर्ड बायरन की चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज और जॉन कीट्स की ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बनता है। विक्टोरियन एरा में देखें तो विक्टोरियन जो थे उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन लगभग हर एक फील्ड के मास्टर हमको दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कहीं कहीं इसका यूज किया है, अर्थात 9 लाइन स्टैंजा नाउ बिकेम लेस पॉपुलर। अब 9 लाइन स्टैंजा जो है उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। कभी कभार जो है ये हमारे विक्टोरियन पोएट थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, ये नाम आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ये क्या कहलाते हैं बताइए, क्या कहते हैं इनको हम? अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को क्या कहते हैं? विक्टोरियन इरा के क्या कहते हैं इनको? विक्टोरियन इरा का बताओ, बताया हमने क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या एलजी पढ़ा रहे थे, तो एलजी में हमने बताया था कि इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर एक एलजी लिखी थी, उसका नाम क्या था? आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखा था एक एलजी, उसका नाम क्या था? इन मेमोरियम। वो बताते समय मैंने आपको बोला था, क्या आपको मैंने ये बताया था कि इनको जो है कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। तो आपसे कोई पूछे कि विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है, तो इट वाज अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। हालांकि इनको जो है ऐसे ही नहीं, 1850 में वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हुई तो इनको क्या मिल गया? पोएट लॉरेटशिप मिल गई। पोएट लॉरेट मतलब राज दरबारी कवि। राज दरबारी कवि जो होते हैं इनको बोलते हैं पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट। तो ये पोएट लॉरिएट बन गए थे 1850 में। कब? ऑन आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये सब आप नोट करते जाया करिए, इन सब चीजों को याद करते जाया करिए। दीज फैक्ट्स आर गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ यू डू मेंशन दीज फैक्ट्स। आपको आता है, चाहे आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप यहां से उठा सकते हैं। तो नाउ वी कम टू अनदर फीचर्स ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा। द फर्स्ट वी हैव अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन का एक स्टैंजा होता है। तो सबसे पहला फीचर यही है कि ये कितने लाइन का है? 9 लाइन का है। अब बात ये होती है, कोई चीज 9 लाइन का हो गया तो हम कैसे ये डिवाइड उसको करेंगे? जैसे 14 लाइन का सोनेट आपको होता था, तो वहां पर मैंने आपको डिवीजन बताया। सोनेट का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइएगा, सोनेट पे स्पेशल एक पूरा वीडियो है, तो वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपका जो है इटालियन सोनेट के बारे में हमने पूरा बताया है, कैसे आया, कहां से आया। आपको उसके बाद इंग्लिश सोनेट के बारे में बताया, कैसे याट एंड सरे इटली गए थे, फिर वहां से सोनेट को लेकर आए, तो रूप कैसे बदल दिया। कर्टल सोनेट का भी हमने जिक्र किया हुआ है। तो सोनेट को जैसे हमने देखा कि इटालियन में ऑक्टेव से स्टेट में बांटते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में जो है उसको क्वार्टेन और कपलेट में बांटते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्पेंसरियन स्टैंजा को हम 8 लाइन में और लास्ट में 1 लाइन 8+1 में बांटते हैं। अच्छा, 8+1 में बड़ा अजीब सा लगेगा, अरे सर ये क्या बात हुई, आपने 8 लाइन 1 कर दिया और 1 लाइन 1 कर दिया। अब 8 लाइन 1 करने का मतलब ये था कुल मिला जुला करके कि 8 लाइन को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 लाइन को हम कहते हैं क्वार्टेन, तो थोड़ा सा कहने में अच्छा लगेगा, ठीक है, क्वार्टेन। तो अगर हम कहें तो इसको कह सकते हैं 2 क्वार्टेन्स एंड प्लस 1 लाइन बची, 1 लाइन। अब इसको रटेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो कंफ्यूजन होता है। तो जो क्वार्टेन्स वाली लाइंस होती हैं
ये होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर मैं पहले भी बता चुका हूं, मोनो डाई सब पीछे की वीडियोज में पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए। मोनोमीटर किसको कहते हैं, डाईमीटर किसको, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, जो है, और उसके बाद आपका स्पेंसरियन स्टैंजा, ये सब हमने वहां पे बताया है। तो पेंटामीटर है। आयम्बिक को हमने बताया मीटर पे, एक पूरा वीडियो ही है मेरा, आप मीटर पे जाके देखिए, एक पूरा वीडियो है जहां पे हमने आपको बताया आयम्बस क्या होता है, ट्रॉसी क्या होता है, एनापेस्टिक क्या होता है, डैक्टिलिक क्या होता है, स्पॉन्डी क्या होता है, पेरिक क्या होता है, ये सारा बताया है कि अनस्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सेलेबल, दैट इज आयम्बस। अनस्ट्रेस हमने आपको बताया था कि अगर आप यूएस गए हैं तो इसका मतलब आप आयम्बस हैं। क्या है, आयम्बस है। और यूएस से वापस आ गए तो आप क्या हो गए, आप ट्रॉसी हो गए। क्या हो गए, ट्रॉसी हो गए। तो ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक इमरजेंसी कॉल देयर। उनकी केवाईसी करानी है। ओके, गॉट इट नाउ। तो इसकी जो 8 लाइन होती है, फर्स्ट 8 लाइंस क्या है, फर्स्ट 8 लाइंस आर आयम्बिक पेंटामीटर। तो याद रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, अर्थात पीछे भी आपको बता चुका हूं, आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन अगेन, व्हाई, बिकॉज दीज थिंग्स आर बेसिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो लिटरेचर को आपको समझने में, पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। और आप जब आनंद नहीं ले पाएंगे, कोई भी चीज अगर आप बिना आनंद के करते हैं तो थोड़े समय बाद वो बोरिंग हो जाती है, उसको फिर कर नहीं पाते। तो इसका आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपको पता हो कि आप 5 बार यूएस आप गए हैं, और ये हो गया आयम्बिक पेंटामीटर। और 5 बार गए हैं, चूंकि घर इंडिया में है तो वापस भी आएंगे, वहां बसने वाला का इरादा तो नहीं है अभी फिलहाल। तो आप वापस आए तो ये हो गया आपका ट्रॉसी हो गया। क्या हो गया, ट्रॉसी हो गया। और हमने आपको ये भी बताया था, आपको हमने वहां ये भी बताया था कि एक बार आप तो गए यूएस और लौट आए, अब गए वहां पे आपने पूरी अपनी सेटिंग कर ली, आपने अपने मित्र को कहा कि मित्र तुम भी चलो। तो इस बार तुमने क्या किया, यू के साथ यूएस गए, यू के साथ यूएस गए। तो यू के साथ तुम यूएस 5 बार गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनापेस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनापेस्टिक। अब यू को लेके गए हो तो जिम्मेदारी है, उसके घर वाले पूछेंगे भी कि मेरे बेटे को लेके कहाँ गए, तो वापस भी लेके आओगे यू को। तो अब वहां से तुम वापस आ गए यू को लेकर के, तो क्या हो गया, ये हो गया डैक्टिलिक। क्या हो गया, डैक्टिलिक हो गया। ये वहां से वापस आ गया, ये डैक्टिलिक हो गया। अब चूंकि वहां से वापस आ गए, ये सब काम तुमने कर लिया, तो अब सबको उम्मीदें जग गई कि बेटा यूएस गया था, कमा उमा के बढ़िया आया होगा। और उसके बाद आप आते ही बोले कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, खर्चे के लिए थोड़ा सा पैसा दे दो। तो लगे चिल्लाने जोर जोर से। तो ये क्या हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो ये क्या हो गया, स्पॉन्डी। क्या हो गया, मतलब 2 स्ट्रेस सिलेबल लगातार आएंगे, तो ये क्या हो गया, स्पॉन्डी हो गया। फिर पापा चिल्ला के ले गए, तो मम्मी ने बड़े प्यार से कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई दूसरा काम कर लेना। ये क्या हो गया, पायरिक। क्या हो गया, पायरिक। तो ये आपके 6 आपके मीटर जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये हो गया आपका आयम्बस, ये हो गया आपका ट्रॉसी, ये हो गया आपका एनापेस्टिक, ये हो गया आपका डैक्टिलिक, और आपका हो गया स्पॉन्डी, और ये हो गया आपका पायरिक।
तो ये 6 आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, अब स्पेंसरियन में हम फिर से आ जाते हैं। तो स्पेंसरियन में क्या होता है, स्पेंसरियन में 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर होती है और लास्ट की लाइन आयम्बिक हेक्सामीटर होती है। हेक्सामीटर मतलब हमने आपको बताया था 1 मीटर इक्वल टू 2 सेलेबल, 2 सेलेबल। तो इसका मतलब 6 मीटर हो गया, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 सिलेबिक। 12 सिलेबिक लाइन, 12 सिलेबिक लाइन क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्राइन। तो जब हम इसको आपसे कुछ पूछेगा कि स्पेंसरियन स्टैंडर्ड क्या होता है, तो आप बताएंगे 2 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय एन अलेक्जेंड्राइन लाइन। एक अलेक्जेंड्राइन लाइन आपका आएगा तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्पेंसरियन स्टैंजा। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पेंसरियन स्टैंजा, 9 लाइन स्टैंजा डिवाइडेड इनटू 2 क्वाड्रेंट एंड एन अलेक्जेंड्राइन लाइन, दैट इज स्पेंसरियन स्टैंजा। अब राइमिंग की बात कर लें तो आप जानते हैं कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा है, चाहे हमने आपको स्पेंसरियन सोनेट के बारे में बताया होगा, तो स्पेंसरियन सोनेट बताते समय मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरलॉक्ड राइम होती है इनमें। इनमें क्या होती है, इंटरलॉक्ड राइम होती है। इंटरलॉक्ड मैं आपको समझा भी चुका हूं, गो टू माय प्रीवियस वीडियोस एंड फाइंड आउट एवरीथिंग, वहां से आपको पता चलेगा इंटरलॉक्ड राइम क्या होता है। तो जैसे हमने ये ए बी लिखा, तो अब शेक्सपियरियन में क्या होता है, शेक्सपियरियन में ए बी का काम यही खत्म हो जाता है पहले क्वार्टर में, वो फिर सी डी लेते हैं। लेकिन इंटरलॉक्ड राइम क्या करता है, रिपीट्स द सेकंड एंड फोर्थ एंड मेक इट फर्स्ट एंड थर्ड इन द नेक्स्ट वन। तो यहां पर सेकंड एंड फोर्थ में क्या है, बी। अब ये रिपीट हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, बी के बाद आएगा सी, फिर ये रिपीट होगा, फिर सी। अब ये सी आगे चला जाएगा, सी डी डी। अब चूंकि यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास केवल 9 लाइन है, तो यहां पे आकर के ये खत्म हो गया और यहां से हमको ये हटा देंगे, तो ये हमारा राइमिंग हो गया क्या, ए बी बी सी बी सी सी बी सी सी सी, लास्ट में ये क्या होगा, राइम्ड होगा। क्या होगा, राइम्ड होगा। अर्थात शेक्सपियर में जैसे राइम्ड कपलेट होता है, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं यहां भी राइम्ड है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट 8th लाइन इज iambic pentameter while the 9th line is iambic hexameter. ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ वी विल मूव टू अनदर। सो सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका हमें मिलता नहीं है, बट जनरली टू एक्सप्लोर द रोमांटिक थीम एंड टू यू नो एक्सप्लोर द पेस्टोरल थीम्स इन पोएट्री, ये ज्यादा जो है इन्होंने यूज किया था। और स्पेंसर की वैसे भी मतलब बात करें कि स्पेंसर जो है ज्यादातर इस प्रकार की कुछ टेक्निक डिवाइस करते थे जो सबसे अलग हो, तो काफी मतलब लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया, हालांकि बाद में धीरे धीरे जो है इसका प्रभाव कम होता गया। अब हम बात करते हैं टर्जा राइमा की। टर्जा राइमा के बारे में अगर हम बात करें तो टर्जा राइमा इज अ पोएटिक फॉर्म। ये टर्जा राइमा भी हमने आपको पिछली क्लास में शायद ये टॉपिक हमें लग रहा है कि हमने इसको जो है आपको कहीं पर जिक्र किया था टर्जा राइमा का, लेकिन फिर हम जो है इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम जो है इस टॉपिक को काफी डिटेल में आपको जो है चाहते हैं कि आप इसको याद कर लें, आपको तैयार रहे। तो आइए हम एक बार टर्जा राइमा को जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हमको ये देखना है कि टर्जा राइमा जो है होता क्या है। तो इसकी डिफिनीशन यहाँ पर देखिए स्लाइड्स में, यू कैन इजिली सी कि टर्जा राइमा जो है हमारी ये इज अ पोएटिक फॉर्म। तो टर्जा राइमा एक पोएटिक फॉर्म है हमारा, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलॉकिंग 3 लाइन। अब इंटरलॉकिंग रहेगा, इंटरलॉकिंग आप समझ जाइए, इंटरलॉकिंग जब भी मैं कहूं तो इट मींस उसमें से एक क्राइम क्या होती है, अगले स्टैंजा में कैरी फॉरवर्ड करती है। तो इंटरलॉकिंग 3 लाइंस होती हैं, 3 लाइंस जो है वो क्या होती हैं, इंटरलॉकिंग होती हैं। और 3 लाइंस को हम क्या बोलते हैं, टर्सेट्स। क्या बोलते हैं, टर्सेट्स। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं a series of interlocking tersets. A series of interlocking tersets is called terza rhyma. Tersets is called terza rhyma.
तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, सीरीज होनी चाहिए, मतलब 3 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन, ऐसे ऐसे करके चलेगा। ये आपका हो गया टर्सेट्स, और ये पूरी सीरीज हो गई, ये क्या हो गया, टर्जा रिमा हो गया। और इसकी राइमिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी डी ई डी ई एफ ई, ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, इंटरलॉक्ड राइम होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें राइम स्कीम होती है। और टर्जा राइमा में 3 लाइंस की जो है टर्सेट्स होता है। हाँ, इसके इन्वेंशन की बात करते हैं तो इटली में जो है इसकी खोज हुई थी, जिसको किया था हमारे बहुत ही फेमस एक इपिक है, डिवाइन कॉमेडिया। डिवाइन कॉमेडिया, जिसको डिवाइन कॉमेडी भी इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो डिवाइन कॉमेडिया को लिखा था दांते ने। तो दांते महोदय इटली में थे, ये 14th सेंचुरी में, पेट्रार्क के टाइम में जब आपका सोनेट की खोज हुई थी, तो उस समय इटली में 3 बहुत फेमस राइटर थे, एक पेट्रार्क थे, एक दाते थे, और एक क्या नाम था उनका, कैटुलस शायद उनका नाम था, आई एम मिसिंग द नेम। तो इन्होंने यूज किया अपनी डिवाइन कॉमेडिया में पहली बार इस पैटर्न को, जिसको क्या कहा गया, टर्जा राइमा कहा गया। तो याद रखिएगा, इनकी डिवाइन कॉमेडी में इसका यूज किया गया है, कॉमेडी में, जिसमें एक आता है इन्फर्नो और पर्गेट्रियो और पैराडिसो, 3 इसका पार्ट है। मतलब आप जब दाते का जो है एपिक पढ़ेंगे तो उसमें बुक के कुछ पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट का नाम है इन्फर्नो, उसमें टर्जा राइमा यूज हुआ है, परगेटोरियो में भी हुआ था, जिसको परगेशन बोलते हैं, और पैराडिसो में भी हुआ है। तीनों में इन्होंने यूज किया है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएटिक फॉर्म्स इन वर्ल्ड लिटरेचर। बाद में चल के बहुत फेमस हुआ। और इंग्लैंड में तो एक मैं नाम बताऊं आपको, पर्सी बीसी शेली, नाम आपने सुना भी होगा, पर्सी बीसी शेली, पीबी शेली जिनको कहते हैं रोमांटिक एरा में, इनकी एक बहुत ही फेमस ओड है। कोई बता सकता है कौन सी ओड जो टर्जा राइमा में लिखी गई है, टर्सेट्स में, बताइए। Anyone? Can anyone answer? I have already told you in previous classes. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, go to my videos again and again. आप वहां पर बहुत कुछ आपको लिटरेचर में मिलेगा, इनको आप आसानी से छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। उनका नाम था पर्सी बीसी शेली, पर्सी बीसी शेली की द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। Now see the development of European in European literature. अब 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर आपने तो एलजी को बताया कि ग्रीक में शुरू हुआ, आपने ओड को बताया ग्रीक में शुरू हुआ, आप टर्जा राइमा को बता रहे हैं 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो भैया दाते 14वीं शताब्दी में ही आए थे, तो पहले कैसे आया जाता टर्जा राइमा? खोज करने वाले दाते ने खोज किया, तो स्वाभाविक सी बात है भाई 14वीं शताब्दी में आएगा। तो आइए हम देखते हैं 14वीं शताब्दी में हमारे पास कौन थे। ये देखिए, जो नाम मैं तीसरा मिस कर रहा था, बोकाशियो, बोकाशियो की एक रचना है, क्या नाम है उसका, कोई बताए? डेकामेरॉन, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो 3 नाम हमने आपको बताया यहाँ पर, जो इटली में थे तीनों लोग 14th सेंचुरी में, they were Dante, the founder of टर्जा राइमा, the originator of टर्जा राइमा, the inventor of टर्जा राइमा, और 2 और थे, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। इन्होंने भी टर्जा राइमा का यूज किया है अपनी पोएम्स में। इंग्लिश में हमारे पास आ जाइए तो जेफरी चासर जो हमारे हैं, इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक नई बात जान लीजिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम टर्जा राइमा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय जेफरी चासर। कपलेट सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि कपलेट का यूज उन्होंने किया। जब मैं आपको हीरोइक कपलेट पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने, उन्होंने अपने कंटरबरी टेल्स में कैसे यूज किया है। लेकिन टर्जा राइमा को भी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? चासर को जाता है। लेकिन ये था कि उस समय बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में हमारे यार्ड साहब थे, इन्होंने इसको पॉपुलर किया, एडमंड स्पेंसर है, इन लोगों ने इंटरलॉकिंग जो है टर्जा राइमा जो स्ट्रक्चर था इसको फॉलो किया। फिर ये जाकर के बीच में एक लंबा गैप आया, कोई टर्जा राइमा बहुत यूज नहीं करता था। एक लंबे गैप के बाद हम रोमांटिक पीरियड में देखते हैं कि पर्सी बीसी शेली महोदय आते हैं। पीबी शेली में बार बार इनका नाम आपको लेता हूं,
यू मस्ट नॉट फॉरगेट दीज नेम्स। जो ये सब मैं नाम लेता हूं आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मिलेंगे, आप इनको मिस नहीं कर सकते। अगर आप यू वांट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो यू कांट मिस दिस नेम। इन नाम को आप भूल नहीं सकते। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न देम ऑल। इन सबको आपको पढ़ना ही होगा, याद करना होगा। तो पर्सी बीसी शैली, पर्सी बीसी शैली मेरे हिसाब से आई थिंक ये लगभग इनकी जो बर्थ थी वो 1792 से लेकर के 1822 तक लगभग 30 साल ये जिंदा रहे थे। इनके एक बड़े अच्छे मित्र थे। जब एलजी मैं आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि इनके एक बड़े अच्छे मित्र थे कीट्स साहब, वो भी बड़े अच्छे पोएट थे। उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ किससे हुई? उनकी डेथ किससे हुई है? किससे? ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी जिसको हम बोलते हैं, टीबी से उनकी डेथ हुई थी। और उनकी डेथ पर एक बहुत फेमस एलजी लिखी थी। एलजी मैंने उस वीडियो में बताई भी है। हाँ, एडोनिस बहुत ही फेमस एलजी है। तो ये वही पर्सी बीसी शैली है जिन्होंने टर्जा राइमा यूज किया किसमें? ओ टू द वेस्ट विंड। बहुत ही फेमस इनकी ओड है। यू कैन नॉट बिकम अ स्टूडेंट ऑफ अ मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर इफ यू डू नॉट स्टडी पर्सी बीसी शैली एंड स्पेशली हिज ओड टू द वेस्ट विंड। मास्टर्स तक आते आते आपको ये पोयम मिल ही जाएगी। ये उनकी ख्याति है जो है पर्सी बीसी शैली की। और दूसरे लोग जो थे टर्जा राइमा यूज करने वाले, लॉर्ड बायरन, हमने आपको पीछे भी बताया, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड टेंशन, इन लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट करके इसको फॉलो किया। मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में टीएस इलियट फॉलोज एंड डब्ल्यूएच ऑर्डन। ये दोनों नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। टीएस इलियट जिनको कभी कभी क्या कहा जाता है? कभी कभी कहा जाता है द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। पहला मॉडर्न पोएट भी इनको हम कहते हैं टीएस इलियट को, ठीक है। और इनके बारे में आगे चल के हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो आगे हम जैसे जैसे साहित्य में थोड़े से बड़े होते जाएंगे, आप जैसे जैसे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ग्रो करते जाएंगे, तो आप बहुत सारे राइटर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको हमने बताया कि ये टर्सेट्स में लिखा जाता है। टर्सेट्स मींस 3 लाइंस। आपकी 3 लाइंस राइमिंग इंटरलॉक होती है। तो देखिए यहाँ पर इंटरलॉक राइमिंग है। ये बी आपका यहाँ आ गया, फिर ये सी आपका यहाँ आ गया, ये डी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है, जो है एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि इंटरलॉकिंग राइम इसका स्ट्रक्चर है, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। थीम की अगर हम बात करें तो थीम्स आर ऑफन नरेटिव एंड रिफ्लेक्टिव। सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो टर्जा राइमर्स इंटरलॉकिंग राइम स्कीम प्रोवाइड्स अ यूनिक स्ट्रक्चर फ्लो। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये टर्जा राइमा में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। इट वाज ओरिजिनेटेड बाय दांते इन इटली and it then came to England and it was introduced by Geoffrey Chaucer and then it was popularized by P.B. Shelley and Lord Byron etc. इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। 3 लाइन टर्सेट्स में होता है, इंटरलॉकिंग राइमिंग होती है, राइम स्कीम आप याद रखेंगे। ये आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लेवल पर, लेकिन इसको हम और भी हाई लेवल पर ले जाएंगे जब आप थोड़े से और बड़े होंगे और ग्रो करेंगे लिटरेचर में। बड़े होने का मतलब व्हेन आई सी बड़े होंगे, मतलब बड़े तो आप पहले से हैं, थोड़ा सा ग्रो करेंगे लिटरेचर में तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज हम जो है एक बार कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर हम करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनके जवाब थोड़ा सा दीजिए। तो कुछ इंटरटेनिंग सेशंस हमारे जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस हो जाते हैं। काफी अच्छा लगता है जब बच्चे रिप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, तो लगता है हाँ चलिए वो पढ़ रहे हैं और हमारी मेहनत जो है वो सफल है। तो आइए जो है हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जो है फिर हम क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है, तो जस्ट यूज दिस स्पेस टू बिगिन योर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो शैल आई बिगिन विथ क्वेश्चंस को शुरू किया जाए। तो
शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, पीछे हमने बहुत सारे वीडियोस आपको बनाए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बनाए हैं, उन्हीं में से हम किसी एक पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, सोनेट से है ये क्वेश्चन। सोनेट was originated in चलिए, sonnet was originated in the first option Italy, second option France, third option Greece, fourth option रोम। तो फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन, ओके, इटली, वेरी गुड। तो जिन्होंने इटली आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी sonnets were written by William Shakespeare? William Shakespeare. The first one is 116, second one is 66, third one is 154, fourth one is 152. Answer fast. 154, very good. 154, 154 आंसर राइट है। ठीक है। The next question, we have, just a minute. Identify the right classification of Shakespeare's sonnets. आपको ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन 1, 2, 26, 126, B 126, 26, 2, C 152, 1, 1, D 116, 1, 116 plus 14 plus 14, sorry, 24. Answer fast. What is the classification? What is the right classification of Shakespeare sonnet? आपको मैंने बताया था कि इनके 154 सोनेट को 3 भागों में बांटा गया है, और पहला भाग किसी को डेडिकेट किया गया है, दूसरा भाग किसी को, और तीसरा भाग किसी को। यस, 126 to 2, 126 to 2 कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, 126, 26 और 2, राइट। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। 126, 26, 2। तो 126 जो है, 126 किसके लिए था? आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि इनके एक मित्र थे, जिनका नाम क्या था? WH थे, उनको डेडिकेटेड था। और हमने बताया था ये 26 इनकी एक अनजान, अननोन प्रेमिका थी जिनका नाम डार्क लेडी, वेरी गुड। और उसके बाद लास्ट के 2 सोनेट हमने बताया था कि हमारे जो प्रेम के देवता हैं, कामदेव, जिनको हम कहते हैं क्यूपिड। क्या कहते हैं?
क्यूपिड, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव, जिनको प्रेम का देवता कहा जाता है, इनको हिंदी में हम बोलते हैं महाराज कामदेव। हाँ, बड़े कारगर हैं कामदेव महाराज, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का है, कामदेव का। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। आइए हम एक दूसरा जो है वो करते हैं कि क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। The elegy written in a country churchyard is written in option 1 Tarzarima, option 2 sonnet, option 3 quatrain, option 4 couplet. Answer fast. You have only 15 seconds. 15 सेकंड है आपके पास, फटाफट आंसर दीजिए। एलजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, जो किसकी एलजी है? टॉमस ग्रे की। हमने आपको बताया था टॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलजी है। ये किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है? सोनेट में लिखी गई है, टर्जराइमा में लिखी गई है, क्वार्टेन में लिखी गई है, कपलेट में। आंसर फास्ट, आंसर फास्ट, आंसर इट, रिप्लाई क्वार्टेन, reply fast, waiting for your answers. Time is running out, 5 seconds left. Tarzarima, no, this is wrong answer. Any, try again. Yes, it was written in quatrain form, 4 लाइन में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वार्टेन फॉर्म में 4 लाइन में लिखा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, यस क्वार्टेन में भी, नो क्वार्टेन में भी नहीं, क्वार्टेन ही, नॉट क्वार्टेन में भी। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the correct sequence or pattern of movements in a Pindaric ode? क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स इन अ पिंडारिक। जब पिंडारिक ओड लिखा जाता है तो उसमें जो सिंगर्स होते हैं उनके मूवमेंट्स का सही क्रम क्या है, वो आप बताइए। द फर्स्ट आंसर इज स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड। सेकंड इज एंटी स्ट्रोफी, स्ट्रोफी, इपोड। थर्ड इज इपोड, एंटी स्ट्रोफी, स्ट्रोफी, and fourth is epode, strophe, antistrophe. Answer fast, answer fast. What is the correct movement? What is the correct movement of singers
इन अ पिंडारी कोड। पिंडारी कोड में मैं आपको बताया था, मैंने चल चल के भी बताया था आपको स्टेज पे कि कैसे इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो किसको क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर बीच में आके खड़े हो जाते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आंसर फास्ट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन अ पिंडारी कोड? पिंडारी कोड में जो मूवमेंट होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोर्ट। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोर्ट। वेरी गुड। पहला आंसर है। आपको मैंने बताया था कि जब अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और कोई सिंगर होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, दैट इज स्ट्रॉफी, फिर लेफ्ट टू राइट आता है, दैट इज एंटी स्ट्रॉफी, फिर बीच में आके खड़ा हो जाता है, दैट इज इपोर्ट। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मूवमेंट्स होती है। तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना करके दिए जा सकते हैं, तो इनको आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब बताइए, which among the following is not an epic? First, Iliad. Second, Beowulf. Third, Paradise Lost. Fourth, Hamlet. आंसर फास्ट, फटाफट आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा एपिक नहीं है? आपको मैंने एपिक पढ़ाया था तो ग्रीक एपिक के बारे में बताया था आपको, हैमलेट। राइट, हैमलेट इज द राइट आंसर। हैमलेट क्या है? हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस रिवेंज ट्रेजेडी है, बहुत ही फेमस रिवेंज ट्रेजेडी है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? बाकी सारे ऑप्शन इपिक के एग्जांपल्स हैं। इलियड लिखी गई है किसके द्वारा? इलियड लिखी है होमर ने। और बियोल्फ किसने लिखी है? आज तक इसका पता नहीं चला, एनोनिमस है ये, इसका नाम आज तक नहीं पता है। ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के क्लास में मैंने बताया था, एनोनिमस है। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। अब तीनों जब इपिक हो गए तो बचा कौन? बचा हैमलेट। हैमलेट इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये 4-6 क्वेश्चन आपके रिवीजन के जो मैंने अभी आपको थोड़े से बना दिए हैं। तो अगले टॉपिक के साथ हम लोग कल की क्लास में आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, और अपने फ्रेंड से भी आप लोग कहिए कि एज सुन एज पॉसिबल लाइव आएंगे तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू टीच यू। होता क्या है, जैसे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं तो आनंद आता है उनको देख करके और पढ़ाने में, तो कुछ ऑफलाइन में आए और मैक्सिमम लोग ऑनलाइन में जुड़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन आपका बनेगा, और मजा आता है पढ़ाने में, और आपसे क्वेश्चंस करने में, आपको बताने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने फ्रेंड से कहिए कि एज सुन एज पॉसिबल ऐप को डाउनलोड करें। ये जो सेवा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट, और मैं कभी चार्ज भी नहीं करता हूँ। मेरा पढ़ाने का एक शौक है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। whatever is required you have to just pay 100 rupees there. I think that is platform charges. तो आप उसको आसानी से पे कर सकते हैं। You can enjoy the whole course. पूरा कोर्स आप एंजॉय कर सकते हैं। आपकी वीडियोस भी हमेशा रहती है, यहाँ पर पड़ी रहती हैं, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, और साथ साथ में जो है आप लाइव क्लासेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो व्हाई डिले, एंजॉय योर कोर्स एंड ज्वाइन, डाउनलोड द ऐप नाउ। ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को एंजॉय करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज जो है क्लास जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडीइंग।